Hello students, welcome to NCERT Education. Now we are studying Social Science book of class 8th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying chapter number 1, Natural Sources and their Use. In this video we will discuss all textbook question and all exam based questions. You can get complete notes of this chapter in this video, okay? It's my request to all the viewers, please like and subscribe my channels. Section 8 textbook exercise questions. Let us start. Question number 1, what can make what is today a renewable resources into a non renewable tomorrow? आज जो हमारे renewable resources हैं वो कैसे non renewable resources हो रहे हैं जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए. Describe some actions that can prevent this from happening. तो आपको कुछ steps लेने हैं कि इन सब चीज़ों को हम रोक सके कि कैसे जो है renewable resources जो है वो non renewable resources में convert हो रहे हैं. आंसर है इसका A renewable resources can become non-renewable resources if it is used faster than its ability to regenerate. कोई भी जो renewable resources है वो तब non-renewable होता है जब उसको हम faster rate पे मतलब उसको use इतनी जल्दी करते जा रहे हैं और इतनी क्षमता नहीं है कि हम उसको regenerate कर सकें. उतनी जल्दी वो बन नहीं पा रही जिस रेट से हम उसको यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेस हम यूज करते हैं वो उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी रीजनरेट हो सके, पुनः उनकी हम प्राप्ति कर सके. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस कैसे नॉन रिन्यूएबल बन रहे हैं? क्योंकि उसका जो यूज करने का जो रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, बजाय कि उसको हम पुनः प्राप्त कर सके. उसकी जो क्षमता है उसको जल्दी बनने की जो उसकी क्षमता है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है. एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे. ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. आप जो देखेंगे जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है. क्यों होता जा रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमने क्या कर लिया है, यूज कर लिया है ग्राउंड वाटर का. ओके, फॉर इरिगेशन पर्पज करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, समरे वगैरह लगाते हैं. आप देखिए कहीं कहीं पे क्या है, जो पानी जो हम घरों में यूज करते हैं, हमारी समर वगैरह फेल हो जाती है, वहाँ पे वाटर लेवल जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाता है. इसी को हम कहते हैं ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. ओवर फिशिंग, हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फिशिंग करते हैं ना, तो इस जब ज्यादा से ज्यादा फिशिंग करते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो नॉन रिन्यूएबल होते जा रहे हैं, खत्म होती जा रही है. फिशिंग की जो स्पीशीज है बहुत सारी खत्म होती जा रही है उसी वजह से, ओवर फिशिंग के कारण. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, इंडस्ट्रीज को स्टेबलाइज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बजाय कि हम पेड़ों को लगाएं. तो ये सारे एग्जाम्पल्स है. इस वजह से क्या हो रहा है, इन्हीं वजह से जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते जा रहे हैं. प्रिवेंशन क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, कैसे हम इनको रोक सकते हैं. फर्स्ट जो इसमें गिवन है वो है अफॉरेस्टेशन. ओके, अफॉरेस्टेशन मीन्स आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं आपके आसपास वाले एरिया में. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश वाला पानी है उसको आप कोई टैंक वगैरह बना सकते हैं, उसमें स्टोर करके रख सकते हैं और उसको स्टोर करके फिर उसका पानी जो है आप कई एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं. ओके, सस्टेनेबल फार्मिंग करनी है. सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होती है कि इस तरीके से हमें क्रॉप्स को उगाना है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी जो है वो क्रॉप्स जो हैं वो उसका भी यूटिलाइज कर सके, वो भी अच्छी तरीके से फार्मिंग कर सके. ओके, रिड्यूसिंग वेस्टेज, और जो वेस्टेज है उसका कम से कम वेस्टेज हो. ठीक है, कोई भी चीज जो है उसका हम वेस्ट कम से कम करें. प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इनका क्या करना है, इनको हमको प्रमोट करना है, इनको ज्यादा से ज्यादा इनका प्रोडक्शन करना है. ओके, तो इस तरीके से जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है हमारे, उनको हम जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते जा रहे हैं उनको हम वापस से रिन्यू कर सकते हैं. तो हमने इसमें एग्जांपल्स भी देखे और प्रिवेंशन भी देखे कि किस तरीके से हम जो है इन सब चीजों को, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होने से बचा सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. नेम 5 इकोसिस्टम फंक्शन दैट सर्व ह्यूमंस. आपको 5 इकोसिस्टम बताने हैं, उनके क्या काम होते हैं जो कि ह्यूमंस को सर्व करते हैं. एयर एंड वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं इकोसिस्टम. आज जो हम एयर लेते हैं, जो एनवायरनमेंट से जो हमें फ्रेश एयर जो मिल रही है, ठीक है, वो भी किसकी वजह से पॉसिबल है, इकोसिस्टम की वजह से पॉसिबल है. ठीक है, क्या होता है इकोसिस्टम में, हमारे जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से. ओके, वाटर प्यूरिफिकेशन, फॉरेस्ट जो है वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं. सॉइल फर्टिलिटी मेंटेनेंस, जो हमारी मिट्टी है उसकी जो फर्टिलिटी जो है उसको भी हमें बनाए रखना है.
कई बार क्या होता है कि बारिश आती है तो कई बार पेड़ गिर जाते हैं तो उसके साथ मिट्टी भी बह के चली जाती है, तो वहाँ उसके वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। तो पेड़ क्या करता है, मिट्टी की जो है फर्टिलिटी बना के रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करना है। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, आप देखेंगे बहुत सारे बर्ड्स और इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो फ्रूट्स को की जो सीड्स होते हैं वो इधर उधर बिखेर देते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स हो जाता है। ओके, क्लाइमेट रेगुलेशन जो है इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है हमारे इकोसिस्टम पे, और ये भी सब कर रहा है ह्यूमंस को। आज क्या हो रहा है, आज हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे क्लाइमेट रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो आज जो है हम लोग पेट्रोल का, डीजल का इतना ज़्यादा इन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और आज देखेंगे, आज हम लोग जो है 4 व्हीलर्स का कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है। तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट के ऊपर, तो इसको भी हमें क्या करना है, रेगुलेट करना है। ओके, आप देखिए, अब विंटर सीजन में जो है अब बहुत कम समय के लिए जो है सर्दियां होती है नॉर्थ वाले रीजन में, आप देखिए, और समर सीजन का जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ फूड, टिम्बर एंड मेडिसिन। इकोसिस्टम हमें फूड प्रोवाइड करता है, ओके, लकड़ी प्रोवाइड करता है जिससे हम बहुत सारा मटेरियल बनाते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जैसे जड़ी बूटियां होती है, उनसे मेडिसिन तैयार की जाती है। तो ये सारे फंक्शंस जो है सब करते हैं ह्यूमंस को इकोसिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल्स। कैसे जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से अलग होते हैं। व्हाट कैन पीपल डू टू इंश्योर दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अवेलेबल फॉर एंड our यूज एंड दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। गिव टू एग्जांपल्स। इसमें बोला है कि कैसे जो है हम ये इंश्योर कर सकते हैं जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो लंबे समय तक बने रहें और जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इसका यूज कर सके। तो इस तरीके से आपको 2 एग्जांपल्स बताने हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम बहुत जल्दी रिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, रिप्लेनिश नेचुरली, जो कि नेचुरली जो जिस रेट से हम लोग उसको यूज करते हैं, नेचर उतनी जल्दी जल्दी उसको रिप्लेनिश करता है, बार बार उसको बनाता है, जैसे कि सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्या होते हैं जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने में। ओके, कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड, और इसको हम इतनी जल्दी नहीं बना सकते। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम कोल, पेट्रोलियम, इन सब चीजों का क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सेस यूज कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज जो है वो फ्यूचर वाली जनरेशन, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ओके, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, फॉरेस्टेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग करना है, जो भी मटेरियल है उसको जल्दी, जो इस तरीके से नेचर जो है जो भी रिसोर्सेज हम यूज करें उसको जल्दी से रिसाइकिल कर दें। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी इस तरीके से स्टोर करना है कि उसको हम बहुत सारी चीजों में यूज कर सके। क्लीन एनर्जी यूज। ओके, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है इसका, यूजिंग सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल। कोयले का यूज करने से, जो कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी यूज प्रोड्यूस हो रही है उसका इस्तेमाल करने से ज्यादा हमको सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना है। प्लांटिंग ट्रीज टू कंजर्व फॉरेस्ट, पेड़ों को बचाना, जो जंगल है उनको संरक्षण रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई कल्चरल प्रैक्टिसेस इन योर होम एंड नेबरहुड दैट पॉइंट्स टू माइंडफुलनेस इन द यूज ऑफ नेचुरल सोर्सेज। तो आपको बताना है सांस्कृतिक, जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए कुछ हमारे रीति रिवाज हैं जो हम अपने घरों में और आस पड़ोस में भी देखते हैं लोग करते हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल सोर्सेज का यूज करके करते हैं। वो क्या क्या है, पहला है आपका इसमें तुलसी पूजा। हर घर में देखो आप तुलसी का प्लांट होता है। ठीक है, उसकी पूजा होती है, और इसको जो है, इस पेड़ की जो है लोग इसको बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं, शुभ मानते हैं। इसका लोग जो है हर घर में जो है आपको ये तुलसी का पौधा, प्लांट जो है वो देखने को मिलेगा। ये हमारे लिए क्या है, सेक्रेड ट्रीज है। ओके, नेक्स्ट है यूजिंग अर्थन पॉट्स फॉर वाटर स्टोरेज। पानी को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना है, अर्थन पॉट का, मिट्टी के घड़ों का यूज करना है। ओके, सेलिब्रेटिंग इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स को हमें इको फ्रेंडली तरीके से मनाना है। ओके, नेक्स्ट है किचन गार्डन्स एंड कंपोस्टिंग, जो हमारे किचन का जो वेस्ट है, ओके, जो हमारे किचन का गार्डन, जो हम सब्जियों का छिलका वगैरह होता है उससे हम क्या करना है, उसे हमें खाद वगैरह तैयार करना है, जैसे कि उसे हम अपने क्रॉप्स
जो हम ग्रो कर रहे हैं उनमें भी हम उस खाद को यूज कर सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट आर सम कंसिडरेशन टू कीप इन माइंड इन द प्रोडक्शन ऑफ वुड्स फॉर आवर करंट यूज। क्या स्टेप्स जो हैं हमें ध्यान में रखने चाहिए जब किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है और उसको आज हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या स्टेप्स हमें याद रखने चाहिए। फर्स्ट जो स्टेप्स उन्होंने बताया, अवॉइड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इस तरीके से हमें प्रोडक्शन करना है गुड्स का कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित ना हो। सेकेंड देख लेते हैं, यूज रिन्यूएबल रॉ मटेरियल। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, रिन्यूएबल रॉ मटेरियल्स का यूज करना है। ओके, रिड्यूस एनर्जी कंजप्शंस। और एनर्जी जो कंजप्शन है, जो वैसा जो एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटिकल एनर्जी, ठीक है, तो इनका जो यूज है उसे हम कम से कम करना है। हमें नेचुरल चीजों का ज्यादा यूज करना है, सोलर एनर्जी का यूज करना है, ज्यादा विंड एनर्जी का यूज करना है, लेकिन एनर्जी का जो कंजप्शन जो हम यूज कर रहे हैं उसको कम करना है। एनकरेज रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन देना, ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हम जो यूज करते हैं उसको जल्दी से जल्दी जो है हम रिसाइकिल कर सके, उस चीज को हमें बढ़ावा देना है। इंश्योर सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। इस तरीके से हमें रिसोर्सेज का यूज करना है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन उनके लिए भी ये रिसोर्सेज जो है वो बच जाएं, वो भी इन रिसोर्सेज का यूज कर सकें। ओके, सेक्शन बी, लेट्स एक्सप्लोर एंड थिंक अबाउट इट। ये जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ओके, ये आपके यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अभी तक हमने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन देखे थे, अभी हम जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने वाले हैं इस चैप्टर के। ओके, व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। कोई भी नेचर जो है वो रिसोर्स कब बनता है, कोई भी नेचर रिसोर्स तब बनता है व्हेन ह्यूमंस यूज नेचुरल एलिमेंट्स फॉर कंजप्शन। जब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना शुरू कर देते हैं तो वो जो भी रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं वो नेचर से ही हमें मिलता है। ठीक है, सस्टेनेंस, और जो हमें सर्वाइवल के लिए हम यूज कर रहे हैं, क्रिएटिव न्यू थिंग्स, उनसे नई नई चीजें बना रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि देख लेते हैं, ट्रीज बिकम रिसोर्सेज व्हेन वुड इज यूज्ड। पेड़ क्या है, रिसोर्स है, रिसोर्स का काम करते हैं, और पेड़ से हमें क्या मिल रही है, लकड़ी मिल रही है, और लकड़ी का यूज करके क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्नीचर बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, सोफा बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने दिए हैं वो तब रिसोर्सेज बनते हैं जब हम उनका यूज करते हैं। ओके, व्हेन ह्यूमंस यूज, जब हम उसका यूज ह्यूमंस यूज करते हैं ना, तो वो जो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हैं उनका हम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेड़ जो है वो रिसोर्स का काम करते हैं क्योंकि उनसे हमें लकड़ी मिलती है। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, पेट्रोलियम कब रिसोर्स बनता है, जब टेक्नोलॉजी का हम यूज करके पेट्रोल को निकाल लेते हैं। ओके, तब जो है पेट्रोलियम रिसोर्स बनता है। ओके, रिसोर्स मीन संसाधन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, व्हाट माइट बी द डिफरेंट क्राइटेरिया वी कैन यूज टू कैटेगराइज नेचुरल सोर्सेज। क्या क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से जो हम नेचुरल सोर्सेज को बांट रहे हैं यूज के बेसिस पे, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे, अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे हमने क्या क्या है नेचुरल सोर्सेज को बांटा है। पहला है यूज के बेसिस पे, लाइफ एसेंशियल्स, एयर वाटर, हम लाइफ जीने के लिए एयर और वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। मटेरियल्स, टिम्बर, मेटल्स, इनका हम यूज करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, टेबल, चेयर, तो इन सब मटेरियल का हम यूज करते हैं। और एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, सनलाइट, इनका भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, और ये क्या है, नेचुरल सोर्सेज हैं, तो इनको यूज के बेसिस पे क्या किया है, कैटेगराइज किया है। बाय रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि रिन्यूएबल सनलाइट एंड वाटर, जिसको बार बार जो है हम लोग, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जिनको हम जल्दी से जल्दी बना लेते हैं। तो ये सनलाइट तो हमको मिलती रहती है, नेचुरली ये प्रोसेस होता रहता है, पानी भी मिलता रहता है। एंड नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, कोल एंड पेट्रोलियम। तो इनको रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे इनको क्या किया है, बताया गया है कि रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सनलाइट और वाटर, और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, कोल और पेट्रोलियम। ओके, ऑब्जर्व द मैप फिगर 1.11, व्हाई what type of resources are available in different parts of India। तो एक मैप आपको ऑब्जर्व करना है, फिगर 1.11 में दिया गया आपके बुक के अंदर। तो किस तरीके के रिसोर्सेज जो है अलग अलग जो पार्ट्स हैं इंडिया के वहां पे देखने को मिलते हैं। हाउ आर द डिस्ट्रीब्यूटर, उनको किस तरीके से इनका वितरण किया गया, किस जगह से, ये कैसे बताया कि कहाँ पे कौन कौन से सोर्सेज पाए जाते हैं। कोल जो है आपको, कोयला जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये झारखंड में सबसे ज्यादा मिलता है, पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें
ऑयल, ऑयल जो है वो आसाम में मिलेगा आपको, गुजरात में, मुंबई में, और मुंबई ऑफशोर, ओके, समुद्र के किनारे कहीं। आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर जो है ये उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कर्नाटका के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर। बॉक्साइट की अगर बात करें, बॉक्साइट जो है सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाया जाता है, गुजरात और झारखंड वाले एरिया में, ओके। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है अक्रॉस इंडिया, कहीं पे आपको कोई मिनरल देखने को मिलेगा, कहीं पे वो मिनरल दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो सभी मिनरल्स सभी स्टेट्स में उपलब्ध नहीं है, कहीं पे कोई मिनरल है, कहीं पे कोई मिनरल्स है। इस तरीके से जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, ओके, पूरे इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं, व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यू यूज डेली। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो आप रोज यूज करते हो वो बताना है। व्हाट आर द रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स, और रिन्यूएबल के सब्स्टिट्यूट्स क्या हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूट्स मींस उसके बदले हम क्या क्या यूज, उस रिसोर्स के बदले हम क्या रिसोर्स यूज कर सकते हैं। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल्स, क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम उसको रिन्यूएबल बनाने के लिए। तो आंसर इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल्स में कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, आयरन, प्लास्टिक, ओके। रिन्यूएबल्स क्या होते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, हाइड्रो एनर्जी, ओके। और क्या स्टेप्स ले सकते हैं इनको शिफ्ट करने के लिए रिन्यूएबल्स में। इंस्टॉल सोलर पैनल्स हम लोग लगा सकते हैं अपने घर में, और उससे उसी इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज कर सकते हैं। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं, जो हमारा अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट है उसका हम कम से कम यूज करें। प्रमोट रिसाइकलिंग को प्रमोट करें, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो जल्दी से जल्दी जो है उसको जल्दी से जल्दी वो उसकी जो साइकिल है वो पूरी कंप्लीट हो जाए, उसको हमें बढ़ावा देना है। जो भी रिसोर्स हम यूज करें वो जल्दी से जल्दी जो है वो हमें मिल जाए। इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, और बहुत सारे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे हम लोग डैम वगैरह लगाते हैं ना, तो इस तरीके के, जैसे कि आप देखेंगे हाइडल, मतलब कि हाइडल जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, डैम वगैरह स्टैब्लिश करते हैं, उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को उसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई ह्यूमन एक्शन दैट कॉज नेचर टू लूज हर रीजनरेटिव पावर, व्हाट इंटरवेंशंस कैन हेल्प। आपको बताना है कौन से ह्यूमन एक्शंस है जिसकी वजह से जो है प्रकृति जो है अपनी रीजनरेटिव पावर को खो दिया है उसने। रीजनरेटिव मीन्स जल्दी से चीजों को, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको उनकी बनाने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, उसको प्रकृति ने कैसे खो दिया है। व्हाट इंटरवेंशंस कैन हेल्प, तो क्या इंटरवेंशंस हुए हैं और कैसे इनकी हम हेल्प कर सकते हैं, कैसे इनको रोक सकते हैं। हार्मफुल एक्शंस क्या क्या, डिफॉरेस्टेशन, लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, जंगल बिल्कुल खत्म हो गए। अनट्रीटेड वेस्टेड डिस्पोजल, लोग जो है कचरा जो है वो कहीं भी फेंक देते हैं। केमिकल की फॉर्मिंग शुरू हो गई है, उस वजह से क्या होता है, मिट्टी जो है वो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। केमिकल फॉर्मिंग लोग करने लग गए, ज्यादातर पेस्टिसाइड यूज करने लग गए हैं। ओवर पंपिंग ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर का जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जो होता है ग्राउंड वाटर जो है उस एरिया में खत्म हो जाता है, बजाय रिचार्ज होने के, जल्दी से जल्दी जो है रिचार्ज नहीं हो पाता है। इंटरवेंशन की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए इन सब चीजों को कम करने के लिए, जिससे कि नेचर की जो रिजनरेटिव पावर है वो जो है वो बढ़ जाए। एफोरेस्टेशन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, ओके। रिसाइकलिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स आप खुद ही अपना कंपोस्ट तैयार करें, अपना फर्टिलाइजर तैयार करके खुद का उसको यूज करें। रिसाइकलिंग करें प्रोडक्ट की, जल्दी जल्दी जो है प्रोडक्ट जो है वो बन के तैयार हो जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी स्टोर करके रखे, फिर उसको कई पर्पज के लिए हम लोग यूज करें। पोल्यूशन को कंट्रोल करें। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो नेचर जो है जिसके वजह से अपनी जो है रीजनरेटिव पावर जो है उसकी वो खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। सिलेक्ट एनी टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सप्लेन द अवेलेबिलिटी अक्रॉस इंडिया। आप कोई भी दो नेचुरल रिसोर्सेज बताने हैं और उनकी अवेलेबिलिटी बतानी है कि वो इंडिया में कहाँ उपलब्ध है। कोल जो है वो झारखंड में आपको मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। ऑयल जो है आसाम देगोबई और नाहरकटिया, गुजरात अंकलेश्वर में, ऑफशोर मुंबई, ओके। तो ये दो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, वो मैंने आपको भी बताया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। डिस्कस इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल सोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो आपको इम्प्लीकेशन बताने हैं कि जो नेचुरल सोर्सेज जिस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और बिना फ्यूचर जो हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन है उनको ना ध्यान में रखते हुए, तो सजेस्ट रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे हो सकते हैं।
इम्प्लीकेशन ये है स्कैसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी होती जा रही है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म होती जा रही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो उसमें स्पीशीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स वो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं, डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स जो है खनिज पदार्थ हैं वो बिल्कुल ही नष्ट होते जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल यूज क्या होगा, रिसाइकलिंग करना प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी, रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग यूज करें, फॉरेस्टेशन करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और सस्टेनेबल फार्मिंग करें। इस तरीके से हम फार्मिंग करें जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी वो चीजें बच सके। What is mean by natural resource curse का मतलब क्या होता है, how has India avoided? Countries rich in natural resources may still face poor economic growth। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है, नेचुरल रिसोर्स का कर्ज मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री के अंदर प्राकृतिक रिसोर्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं और इसका मतलब ये नहीं है वो जो देश है उसमें गरीबी नहीं होगी, उसमें लोग अमीर होंगे, वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, ये जो है पॉसिबल नहीं है। ओके, कंट्रीज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज में स्टिल फेस, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें जहाँ पे बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है लेकिन वहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बिल्कुल पुअर है। ओके, इंडिया इसको किस तरीके से अवॉइड कर रहा है, बाय इट इन्वेस्टिंग बाय इन इंडस्ट्रीज। इंडिया क्या कर रहा है, अपना पैसा जो है इंडस्ट्रीज को स्टेबलाइज करने में लगा रहा है, टेक्नोलॉजी में पैसा लगा रहा है और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहा है। इस तरीके से जो है नेचुरल रिसोर्स कर्ज जो है उसको जो है अवॉइड कैसे किया जा रहा है, तो उन्होंने ये तरीके हमें बताए हैं इसमें। वो टेंशंस अराइज फ्रॉम शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस बाउंड्रीज, क्या टेंशंस अराइज हो जाती हैं दो कंट्री के बीच में जो बॉर्डर्स पे होती हैं और वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज उनको शेयर करना पड़ता है। तो गिव एग्जांपल्स, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स ऑकर्स शेयरिंग वाटर मिनरल्स, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होते हैं पानी के ऊपर और मिनरल्स के ऊपर के जो हम लोग शेयर करते हैं, वो ऐसा किस वजह से होता है, पॉलिटिकल बाउंड्री की वजह से होता है। कोई रिसोर्स नेचर ये नहीं देखता कि ये रिसोर्स जो जहाँ पाया जा रहा है वो इसी वाले एरिया इनका पार्ट है, ये वाला दूसरे एरिया का पार्ट है, वो नेचर इस तरीके से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं करता इसके ऊपर। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, कावेरी रिवर वाटर जो है, जो कावेरी नदी का पानी है उसकी वजह से क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, जैसे किस किस स्टेट्स में हो रहा है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी के अंदर। ओके, तो कुछ टेंशन जो है कभी कभी उत्पन्न हो जाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज की शेयरिंग की वजह से जो कि बाउंड्रीज पे होते हैं। ओके, गिव वन इंटरनेशनल एग्जांपल ऑफ रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स, आपको एक इंटरनेशनल एग्जांपल बताना है, अंतरराष्ट्रीय उदाहरण देना है जो हमारे संसाधन है उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। वो क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर इंडस रिवर वाटर। हाँ, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि आपने देखा होगा जब पहलगाम का अटैक हुआ था तो हमारे देश के अंदर भी जो है हम लोगों ने ये जो हमारे देश के अंदर पाकिस्तान जो है उसने इतने सारे जो हमारे मासूम लोगों को जो है उनकी जान ले ली थी, तो उसके वजह से जो इंडिया जो है उसने मना कर दिया था कि जो इंडस रिवर का पानी है वो हम पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की है और जिससे कि जो है पाकिस्तान के अंदर जो है इंडस रिवर से बहुत ज़्यादा पानी जो है जाता है, वहाँ के लोग जो हैं इंडस रिवर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने वाटर के लिए। ओके, तो ये एग्जाम्पल था रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट का। ओके, अभी जो है हम सेक्शन सी में एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज कोल, पेट्रोलियम, वाटर, नेचुरल गैस। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है, कोल है, नो, कोल तो हमारा कोयला नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम भी नॉन रिन्यूएबल है, वाटर हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, नेचुरल गैस भी हमारा नॉन रिन्यूएबल है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी रेफर्स टू, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का मतलब क्या है, अबेंडेंस ऑफ क्रॉप्स, नेचुरल रिसोर्सेज कर्स, पॉल्यूशन बाय इंडस्ट्रीज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। आंसर है नेचुरल रिसोर्सेज कर्स। इसका मतलब ये होता है कि जिस देश में ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। ओके, इसको हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। इंडिया फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कौन सा है भारत देश के अंदर, पंजाब है, सिक्किम है, राजस्थान है, तमिलनाडु। आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो है फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट है। ओके, ग्राउंड वाटर की बात करें, ग्राउंड वाटर जो है डिप्लीशन सीवर इन, कहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो पूरा ही खत्म हो गया जब उसका ओवर ज्यादा यूज कर लिया था पंजाब के अंदर। ठीक है, वहां पे क्या किया उन्होंने,
ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाने के लिए उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा क्या किया, ग्राउंड वाटर का यूज कर लिया। फिर क्या हो गया, वो रिसोर्सेज बिल्कुल वहां से खत्म ही होता चला गया। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो देखने को हमें मिलता है वो आसाम के अंदर, पंजाब, केरला, गोवा, दैट इट इज इन पंजाब देखने को मिलता है। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज लॉन्च इन 2015 टू प्रमोट सोलर एनर्जी? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर कि सोलर एनर्जी को हम बढ़ावा दें? सार्क, ISA, WTO, UNEP। आंसर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लॉन्च किया था 2015 में टू प्रमोट सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, तो सौर ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने के लिए। सेक्शन डी जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद 2 एग्जांपल ईच। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत जल्दी जो है रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत नेचुरली रिन्यू होते हैं, ये रिप्लेनिश पुनः प्राप्ति हो जाती है इनकी जल्दी से, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉर्म होने में, और इतनी जल्दी जो है ये नेचुरली रिप्लेनिश नहीं होते। ये एग्जॉस्टिबल हो गए, पूरी तरीके से क्या हो गए, खत्म हो गए, जैसे कोल और पेट्रोलियम, ठीक है, एग्जॉस्टिबल होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम। Question number 2, mention 2 cultural practices that show mindfulness in using resources. तुलसी पूजा, using अर्धन pots, eco-friendly festivals को हमें सेलिब्रेट करना है। ओके, स्टे 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सीमेंट फैक्ट्रीज के। दो आपको हार्मफुल इफेक्ट्स बताने, क्या नुकसान? एयर पोल्यूशन हो रहा है फाइन डस्ट से, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, रिड्यूसिंग एयर्स, जो हमारी फसलों की उपज है वो कम होती जा रही है, ओके, बिकॉज ऑफ डस्ट एंड वाटर पोल्यूशन। वाई डिड सिक्किम अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग? सिक्किम ने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्यों अपनाया? टू अडॉप्ट सॉइल डिग्रेडेशन, जिससे कि स्टॉप कर सके हम सॉइल डिग्रेडेशन, जो हमारी मिट्टी जो है उसकी उर्वर शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो रही है, उसको बनाए रखने के लिए। रिड्यूस केमिकल यूज का कम से कम यूज हो, इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिले, और फार्मर की इनकम जो है वो भी बूस्ट हो, उसके लिए सिक्किम ने क्या किया था, सिक्किम स्टेट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट किया था, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 वेज टू प्रिवेंट ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। आपको दो तरीके बताने हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा यूज कर लिया ग्राउंड वाटर को, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए और ड्रिप इरिगेशन के जरिए। ओके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अब हम देखने वाले इस चैप्टर के। Explain the difference between renewable and non-renewable resources with examples. Why it is important to reuse them judiciously. Differences बताना है renewable resources और non-renewable resources में, और example भी बताना है क्यों इतना जरूरी है कि इनको हम judicially use करें। Judicial means जितनी हमें जरूरत है उतना ही हम यूज करें, क्यों करें। Renewable resources regenerate naturally. Renewable resources जो है वो जल्दी से जल्दी जो है नेचुरली अपने आप बन जाते हैं, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, सनलाइट और विंड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, इनको अरबों खरबों साल लग जाते हैं बनने में, और कैन नॉट बी रिप्लेस क्विकली, और इनको हम जल्दी से हटा नहीं सकते। ओके, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कैन नॉट बी रिप्लेस क्विकली का मतलब ये है ये इनको जल्दी से हम बना नहीं सकते, इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशियस यूज की, कैसे जो है हम एक सही तरीके से जो है इनका यूज कर सकते हैं। ओवर यूज ऑफ रिन्यूएबल्स में टर्न द नॉन रिन्यूएबल, अगर हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का तो वो एक दिन नॉन रिन्यूएबल बन जाएंगे, जैसे कि ग्राउंड वाटर जो है पंजाब के अंदर हुआ था, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, में गेट एग्जॉस्टिव पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, लिविंग नथिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। सस्टेनेबल यूजेस इंश्योर बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और जो सस्टेनेबल यूज है वो ये हमें बताया कि हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमारी प्रकृति है और जो विकास है उसमें पूरा बैलेंस होना चाहिए। जिस तरीके से हम रिसोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो रिसोर्सेज इस तरीके से कंज्यूम किए जाए जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी यूज कर सके उन रिसोर्सेज का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्स कर्स? क्या था? हैज इंडिया फेसेस प्रॉब्लम, क्यों भारत ने ये समस्या फेस करी है, एक्सप्लेन करिए। The natural resource curse means that country rich in natural resources do not always become prosperous. Natural resource curse का मतलब ये है कि कोई भी जो कंट्री है जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं वो हमेशा जो है वो जो कंट्री है वो हमेशा फल फूल रही हो, मतलब समृद्धि हो, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो।
ये है इसका कहने का मतलब। इकोनॉमिस्ट कॉल दिस द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। इकोनॉमिस्ट ने, जो हमारे अर्थशास्त्रकार हैं, उन्होंने इसको पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी बोला है। क्यों बोला है? मतलब जिस कंट्री में रिसोर्सेज पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो जरूरी नहीं है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो। बहुत से लोग जो हैं वो देश जो है आर्थिक दृष्टि से जो है वो गरीब हो। सॉरी। रीजंस की बात करें तो मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट क्या होता है? ओवर डिपेंडेंस ऑन रॉ रिसोर्सेज। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मिसमैनेजमेंट हो रहा है। रिसोर्सेज को जो है वो सही तरीके से, जिस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उस तरीके से रिसोर्सेज का जो है वो रिसाइकल नहीं हो रहे हैं। ओवर डिपेंडेंस ऑन रॉ रिसोर्सेज सॉरी, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या है, जो हमारे रॉ मटेरियल हैं उनके ऊपर ज्यादा सारे डिपेंड है हम लोग, ओवर डिपेंडेंस है। करप्शन करप्शन हो रहा है और लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा कमी है। इसी वजह से जो है नेचुरल रिसोर्सेज कर्स देखने को मिलता है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। इंडिया हैज अवॉइड दिस कर्स। इंडिया ने किस तरीके से जो है इस अभिशाप को दूर किया है? इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्रीज एंड स्किल डेवलपमेंट। जो हमारा भारत देश है उसने बहुत सारी इंडस्ट्रीज स्थापित कर दी, उसमें अपना पैसा लगा दिया और लोगों को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करी, जिससे कि लोग काम कर सके, उनको रोजगार मिल सके। प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। लोगों को टेक्नोलॉजी का यूज सिखाया और रिन्यूएबल एनर्जी को भी लोगों ने उसका यूज जो है उसका करना सिखाया, उससे उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट किया, बताया। यूजिंग रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, नॉट जस्ट ड्रॉ एक्सट्रैक्शंस। इसमें बताया रिसोर्सेज को जो है ज्यादा समय तक उसकी ग्रोथ हो सके, उस तरीके से ज्यादा हम उसको एक्सट्रैक्ट ना करें, ज्यादा से हम उसकी ग्रोथ बढ़ा सके। इस तरीके से जो है ये कर्स जो है इसको इंडिया ने अवॉइड किया है। सॉरी, ये क्वेश्चन जो है मैंने अभी जो सेकंड क्वेश्चन बताया उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है, सॉरी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन द ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन पंजाब, व्हाट लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम इट। जो ओवर एक्सप्लोरेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर जो पंजाब में था, उसका बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लोरेशन क्यों आता? क्योंकि पैडी की जो फसल्स थी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वो की और ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो यूज कर लिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्राउंड वाटर सोर्स जो है वो रिचार्ज नहीं हो पाया था, उससे ज्यादा उन्होंने उसको इतनी जल्दी खत्म कर लिया, वो रिचार्ज नहीं हो पाया, तो उस वजह से क्या हो गया, ओवर एक्सप्लोटेशन हो गया, ज्यादा से ज्यादा उसका यूज जो है उन्होंने इरिगेशन के लिए यूज कर लिया। व्हाट लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम इट, इससे हमें क्या समझ में आता है, क्या हम सीखते हैं? पंजाब वॉज द सेंटर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। पंजाब एक ऐसा सेंटर था जहां से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। फार्मर्स यूज्ड हाई यील्डिंग व्हीट एंड पेडी। फार्मर्स जो है बहुत अच्छी पैदावार करने के लिए व्हीट और पेडी की उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पानी का यूज किया। फ्री पावर एनकरेज ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री थी, तो उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा पंप ला के ग्राउंड वाटर जो है वो यूज करना शुरू कर दिया, निकाल लिया पंपिंग के थ्रू। वाटर टेबल फेल बियॉन्ड 30 मीटर्स इन मैनी एरियाज। वाटर टेबल जो है 30 मीटर्स नीचे जा चुकी थी इन सारे एरियाज के अंदर। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर कॉजिंग हेल्थ हैजार्ड्स। और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करने की वजह से, पेस्टिसाइड्स का यूज करने की वजह से जो ग्राउंड वाटर था वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका था और उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता था हेल्थ के ऊपर। ओके, ऐसा अगर हम पानी पियेंगे तो इससे हमारे जो हेल्थ है उसके लिए जो है बहुत ज्यादा खतरा होगा ये पानी। इससे क्या लेसन्स मिलता है? अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। हमें ज्यादा से ज्यादा जो है एक्सेस यूज जो है ग्राउंड वाटर का नहीं करना है। एनकरेज ड्रिप इरिगेशन का यूज करना है, जिसको हम कहते हैं टपक सिंचाई। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो पानी बारिश का होता है उसको टैंक बना के स्टोर करना है, फिर उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। अडॉप्ट क्रॉप पैटर्न सूटेड टू लोकल कंडीशंस। जो हमारे वहाँ का जो इस तरीके का वेदर है, उसके क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्रॉप का पैटर्न चेंज करना है कि अभी आपने कोई और क्रॉप लगाया, फिर कुछ दिनों बाद कोई और क्रॉप्स लगा दिए, तो इस तरीके से आपको क्रॉप्स पैटर्न्स जो है क्रॉप को इस तरीके से ग्रो करना है। क्रॉप रोटेशन उसे कहते हैं। ठीक है, एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो नहीं करना है। अभी आपने कुछ और क्रॉप लगाया, फिर थोड़े 2 महीने बाद आपने कोई और क्रॉप्स लगा दिए उसी सेम प्लेस पे। इस तरीके से आपको क्रॉप रोटेशन का यूज करना है। वाइज रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंस।
जो हम लोग कैसे आज जिम्मेदार हैं, जो रिसोर्सेज जो हैं उनका जो है हमें इतने इस तरीके से यूज करना है, इस तरीके से रिसोर्सेज का हम यूज करें जितनी हमें जरूरत है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज अगर यूज करेंगे, उनको सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके को कैसे हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो बिल्कुल सीमित है। ओवर यूज लीड्स टू स्कैर्सिटी, उनकी कमी हो सकती है अगर हम उनको ज्यादा से ज्यादा यूज कर लेंगे, जरूरत से ज्यादा। पोल्यूशन होगा और फ्यूचर क्राइसिस भी हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल यूज हेल्प्स इन सस्टेनेबिलिटी, और हम कैसे रिस्पॉन्सिबल जो है वो यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करता है। कैसे हमें इस तरीके से इन रिसोर्सेज को यूज करना है जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज जो है बच जाए, वो भी यूज कर ले आके। ये नहीं कि हम रिसोर्सेज कैसे यूज करें, हम अपनी जरूरतों को तो पूरा कर ले, जो हमारी आने वाली जनरेशन के रिसोर्सेज बचे ही ना। मीटिंग टुडेस नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशंस, इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करें कि हम जो हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन है उनको वो भी इस रिसोर्सेज का यूज कर सके और इन रिसोर्सेज को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए। एग्जाम्पल, सोलर और विंड एनर्जी का यूज करना है इंस्टेड ऑफ कोल। ओके, प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करना है, सिक्किम में एक एग्जाम्पल है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो है हमको पानी जो है बारिश का पानी स्टोर करके रखना है और टू सेव, जैसे कि ग्राउंड वाटर बचा रहा है उसका यूज कम करा है, रेन वाटर का यूज, हार्वेस्टिंग जो है इस मेथड को अपनाना है। रिसाइकलिंग प्लास्टिक एंड मेटल्स, और जल्दी जल्दी जो प्लास्टिक और मेटल्स है इनको रिसाइकिल करना है। ओके, डिस्क्राइब द केस ऑफ सिक्किम एज अ मॉडल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये केस है सिक्किम का, उन्होंने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना लिया था। व्हाट वर इट्स इफेक्ट्स, इसके क्या फायदे हुए उन्हें। फार्मर्स इन सिक्किम फेस डिक्लाइनिंग यील्ड्स ड्यू टू केमिकल फार्मिंग, फार्मर्स जो सिक्किम में रहते थे उनकी जो उपजवार थी फसलों की वो कम हो गई थी केमिकल फार्मिंग की वजह से। गवर्नमेंट ने प्रमोट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉरी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। उन्होंने कंपोस्ट बताया, नेचुरल रिपेलेंट्स बताया, क्रॉप रोटेशन की। उन्होंने बोला कि आप इस तरीके से फसलें उगाइए कि आप एक ही फसल को बार बार ना उगाएं, आप बदल बदल के फसलें उगाएं। 2016 में सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट बना था जिसने 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था इंडिया के अंदर। इसका प्रभाव क्या हुआ, लोगों का बायोडाइवर्सिटी फ्लोरिश हो गई, उस तरीके से फलने फूलने लग गई। जो हमारे स्पीशीज थी प्लांट्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स इंसेक्ट्स वापस से आ गए। फार्मर्स की इनकम जो है वो भी ग्री हो गई, 20% से उनकी इनकम बढ़ गई। टूरिस्ट इंक्रीज एज पीपल विजिटेड ऑर्गेनिक फार्म, टूरिस्ट भी बढ़ गए, लोग जो है इन ऑर्गेनिक फार्म्स को देखने के लिए आते थे। और क्या हो गया, सॉरी ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है। सिक्किम बिकेम अ ग्लोबल मॉडल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और सिक्किम जो है एक ग्लोबल मॉडल बन गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। डिस्कस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय सीमेंट फैक्ट्री, सजेस्ट अल्टरनेटिव्स। आपको बताना है कि जो प्रॉब्लम्स एनवायरमेंट में जो प्रॉब्लम हो रही थी सीमेंट फैक्ट्री की वजह से वो कैसे हो रही थी और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन, सीमेंट जो है कंस्ट्रक्शन के लिए तो बहुत जरूरी है, हाउसेस के लिए, स्कूल्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, उसके लिए तो बहुत जरूरी है कंस्ट्रक्शन के लिए। बट सीमेंट फैक्ट्रीज आर हाईली पॉल्यूटिंग, जो सीमेंट की जो फैक्ट्रीज थी जो स्थापित की थी उनमें से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता था। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, फाइन डस्ट जो थी वो लंग्स के अंदर जा रही थी, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आ रहे थे लोगों को। डस्ट सेटल्स हो रही थी प्लांट्स के अंदर, उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो उनकी प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा था। कॉजेज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन होने लगा था, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन होने लग गया था इसके वजह से। ऑल्टरनेटिव्स हम क्या ले सकते हैं, यूज ऑफ मड, हम मड का यूज कर सकते हैं, स्टोन का यूज कर सकते हैं, प्लांट वेस्ट मटेरियल का यूज करें हम लोग, ज्यादा से ज्यादा रिसाइकिल प्लास्टिक्स का यूज करें कंस्ट्रक्शन के अंदर। अडॉप्टिंग पोल्यूशन कंट्रोल गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और जो हमारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने पोल्यूशन कंट्रोल जो गाइडलाइंस दी है उसको हम फॉलो करें। ओके, How does unequal distribution of natural resources affect human life and international relations? Give examples. जो unequal distribution हुआ है natural resources का उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है human life के ऊपर,
और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। तो उसके आपको एग्जांपल्स बताने हैं। रिसोर्सेस आर सॉरी ठीक, रिसोर्सेस जो है वो ये रहा इसका आंसर। रिसोर्सेज जो है वो अनइवनली स्प्रेड है अक्रॉस द वर्ल्ड एंड विद इन कंट्री। तो आपको पता ही है जो रिसोर्सेज है, कहीं पे कोई रिसोर्सेज पाया जाता है किसी स्टेट में, कहीं पे कोल पाया जाता है किसी स्टेट में, कहीं पे बॉक्साइट पाया जाता है, कहीं पे आयरन ओर मिलता है। ऐसा तो है नहीं सभी जगह पे सभी मिनरल्स हमको मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो रिसोर्सेज जो अनइवनली स्प्रेड है अक्रॉस द वर्ल्ड और विद इन द कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। क्या प्रभाव है इसका? ट्रेड पैटर्न जो है वो डिपेंड है पूरा रिसोर्स जहाँ पे लोकेशन है वहीं पर ट्रेड पैटर्न उसी चीज के ऊपर निर्भर है जहाँ पे आपको रिसोर्स मिलेंगे। ओके, कुछ रीजन है वो बहुत ज्यादा रिच है कोल में, जैसे कि झारखंड है, ऑयल आसाम के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिला है और बाकी रीजन में तो है ही नहीं, बिल्कुल पुअर है वो लोग। ये क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज रिच एरियाज में सिम कॉन्फ्लिक्ट। कई बार क्या होता है जिस एरिया में रिसोर्सेज पाए जाते हैं तो उनके बीच में भी कई बार क्या होता है दो एरिया के बीच में झगड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया जैसे कावेरी रिवर जो है, कावेरी नदी का पानी है उसका डिस्प्यूट हो गया है, झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट है दो स्टेट्स के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट ओवर इंडस रिवर भी आपने अभी पढ़ा था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था ये। ऑयल रिच मिडल ईस्ट कंट्रीज इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। ऑयल रिच कुछ मिडल हमारे ईस्टर्न कंट्रीज है जहाँ पे ऑयल सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये इससे क्या होता है हमारी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या महत्व है? हाउ डज इट शो इंडिया लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी? कैसे जो है इंडिया जो है इसमें अपना नेतृत्व दिखाता है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। इंडियन जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसको लॉन्च किया इंडिया और फ्रांस ने 2015 में। कोलेशन हुआ इन दोनों के बीच में, क्या हुआ आपस में समझौता हुआ था, ठीक है। दोनों ने मिलके आपस में मिलके जो सनशाइन रिच कंट्रीज हैं उनको हार्नेस करने के लिए बोला सोलर एनर्जी को। फोकस किस पे किया उन्होंने? अफोर्डेबल फाइनेंसिंग होना चाहिए, मतलब जितना हम कर सकते हैं उतना ही उन्होंने पैसा लगाया। टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स को ज्यादा उन्होंने फोकस किया कि उसकी जगह कोई और ऑल्टरनेटिव्स हो तो हम उसको यूज कर सकें। इंडिया का क्या रोल रहा? भाडला सोलर पार्क जो राजस्थान के अंदर है ये सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर भाडला सोलर पार्क, ठीक है, सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है। सिंबल्स ऑफ इंडिया शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल। जो इंडिया का शिफ्ट कहाँ फॉसिल फ्यूल से हम लोग किसकी तरफ बढ़ गए? रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ गए। रिप्रेजेंट्स बोथ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। और ये एनवायरमेंटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बताता है और हमारे आर्थिक अवसर को भी बढ़ावा उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स कि आप लोग मेरी वीडियोस देख लेते हैं लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और इस वजह से पता है हमारा मोटिवेशन जो है वो बिल्कुल लो हो जाता है। फिर हम लोग जो मेहनत करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है। तो ये मेरी आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें एनसीईआरटी एजुकेशन। थैंक यू।